नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट हिंदी पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। सीटेट हिंदी पेडागोजी सीरीज की ये प्रमुख 29वीं वीडियो है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, काल के भेदों को सीखने पर आधारित पाठ का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त आकलन प्रश्न है। बच्चे का आकलन करना है किस बात के लिए? काल का भेद यानी कि टेंस के प्रकार के बारे में बच्चों का आकलन करना है। ठीक है, और यहां पर देख लीजिए वो वाला प्रश्न सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा जिसमें बच्चे को एक तरीके से अपने नॉलेज को अप्लाई करने का मौका मिलेगा, यानी कि व्यवहारिक प्रश्न में उसको यूज करने का मौका मिलेगा। वो वाला विकल्प सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि केवल परिभाषाओं तक सीमित रखना या फिर किताब में अंडरलाइन कर देना ये सभी संकुचित हो जाते हैं। क्योंकि जो बच्चा पढ़ लिया है, जो बच्चा सीख लिया है, उसको अपने व्यवहार में परिलक्षित कर पा रहा है या नहीं, यानी उस नॉलेज को अप्लाई कर पा रहा है या नहीं दैनिक जीवन में, वो वाला ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है आकलन करने के संदर्भ में। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है क्रिया क्या होती है, कुछ उदाहरण दीजिए। प्रश्न पूछना है, बच्चे का आकलन करना है काल के भेद के बारे में, यानी टेंस के बारे में बच्चे का मूल्यांकन करना है कि बच्चे टेंस के बारे में जानते हैं या नहीं। और यहां पर क्रिया की बात की जा रही है, विकल्प नेगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा देखिए, दी गई नियमावली का प्रयोग करते हुए कार्य पत्रक पर कार्य कीजिए और सही काल भेद लिखिए। केवल काल भेद को लिखने की बात की जा रही है, तो यहां पर जो भी टेंस के प्रकार है उसको अप्लाई नहीं किया जा रहा है प्रॉब्लम में। क्योंकि ये एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं ना कि जैसे कि मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आप सब चीज़ प्रैक्टिकली पढ़ तो रहे हैं, लेकिन क्या आप उसका यूज कर पाएंगे प्रश्नों में? आप प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे? जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एक प्रमेय पढ़ा रहा हूं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, और अगर मैं आपसे एक प्रश्न दूं कि इसका मान लीजिए 60 अंश है, इसका मान लीजिए कि 70 अंश है, तो ये कोण कितने अंश का होगा? इस प्रमेय को आपने पढ़ लिया है और अगर आप इस पे अप्लाई नहीं कर पा रहे तो इस पढ़ने का फायदा क्या हुआ? यानी कि व्यवहारिक प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर पाएं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि केवल भेद बता पाएं और केवल अंडरलाइन कर पाएं। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर अप्लाई करने की बात नहीं हो रही थी। काल के भेद को एक तरीके से प्रश्नों पर अप्लाई करने की बात नहीं हो रही थी। तीसरा देखिए, पाठ्य पुस्तक लीजिए और भूतकाल और भविष्यकाल की परिभाषाओं को रेखांकित कीजिए। ये केवल अंडरलाइन करने की बात की जा रही है, अप्लाई नहीं किया जा रहा है नॉलेज को। एक ही विकल्प बचा, सामान्य वर्तमान काल के रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। अब यहां पर देखिए, जब बच्चे को फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया, यानी बच्चा सीखा है या नहीं, वो उसको अप्लाई करेगा, और इस अप्लाई करने के बाद से हम लोग बच्चे का मूल्यांकन बेहतर ढंग से कर पाएंगे कि बच्चा काल के प्रकार को सीखा है या नहीं। ठीक है, इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो जाएगा, क्योंकि ये एप्लीकेशन पर जोड़ दे रहा है, नॉलेज के एप्लीकेशन पर जोड़ दे रहा है। विकल्प नंबर 4 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, शिक्षार्थियों द्वारा जिस तरह से सीखने का कार्य किया जाता है उनके विभिन्न उदाहरणों का एकत्रीकरण कीजिए और उनका रिकॉर्ड रखना क्या कहलाता है? ध्यान से समझिएगा। विद्यार्थी जिस प्रकार से शैक्षणिक गतिविधि करते हैं और जिस प्रकार से सीखते हैं उनका उदाहरण कहा जा रहा है, यानी कि गतिविधियों का उदाहरण और उनको एकत्रित करने का, यानी उनका रिकॉर्ड मेंटेन करने की बात की जा रही है। तो शैक्षणिक रिकॉर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? पोर्टफोलियो बोलते हैं। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 में बात की गई है पोर्टफोलियो आकलन, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, हिंदी शिक्षा की एक सामान्य विशेषता है प्रामाणिक पाठ्य सामग्री का प्रयोग करना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रामाणिक पाठ्य सामग्री के उद्देश्य को सबसे कम पूरा करता है? सबसे पहले तो प्रामाणिक पाठ्य सामग्री क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रामाणिक पाठ्य सामग्री को उस नज़रिए से देखा जाता है कि जो किसी स्थानीय विशेष के लैंग्वेज की बात करें उसे हम लोग प्रामाणिक पाठ्य सामग्री के तौर पर देखते हैं। जैसे कि अगर किसी टीवी में किसी पर्टिकुलर स्थान विशेष के लिए कोई प्रसारण किया जा रहा है, यानी कि उसकी स्थानीय क्षेत्र की भाषा का ही तो प्रयोग किया जा रहा होगा। अब मान लीजिए कि कोई एक प्रोग्राम किसी स्थान विशेष के लिए दूरदर्शन पर प्रकाशित हुआ किसी स्थानीय क्षेत्र के लिए, तो वहाँ की लैंग्वेज में ही तो प्रकाशित होगा। वहाँ पर चाइनीज लैंग्वेज में या फिर आप किसी दूसरे अरबी भाषा में बोलेंगे तो क्या वहाँ के लोग समझ पाएंगे? नहीं। जब वहाँ की ऑडियंस ही टारगेट है, वहाँ का टारगेट ही वहाँ की ऑडियंस है, तो जाहिर सी बात है हमें उनके ही स्थानीय लैंग्वेज का प्रयोग करना होगा, यानी कि वह उनके लिए एक तरीके से प्रमाणिक सामग्री के तौर पर देखा जाएगा। इसी प्रकार से जब किसी रेस्टोरेंट में मैं जाता हूँ खाना खाने, या फिर आप जाते हैं किसी ढाबे में अपने स्थानीय क्षेत्र में, तो वहाँ का जो मेनू कार्ड होता है, वहाँ पर जो भोजन के नाम लिखे गए रहते हैं, यानी मेनू कार्ड पे जो विभिन्न प्रकार के डिशेज के नाम लिखे गए रहते हैं, उसके प्राइस लिखे गए रहते हैं, तो वो डिशेज के जो नाम है उसे प्रमाणिक पाठ्य सामग्री के तौर पर देखा जाएगा। क्यों देखा जाएगा? क्योंकि वो वहाँ के स्थानीय भाषा से जुड़ी हुई भाषा से संबंधित होता है। अब मान लीजिए
कि किसी पर्टिकुलर स्थानीय क्षेत्र पर कोई खाने की डिश बहुत ज़्यादा फेमस है, तो वहाँ के लोगों के लिए जो नाम प्रचलित होगा उसी का तो प्रयोग किया जाएगा। वही डिश अगर चाइना में भी बनती होगी तो चाइना में उस डिश का नाम अलग होगा, और वही डिश अगर इंडिया में बन रही है तो यहाँ पर उसी डिश का नाम अलग होगा। अब चाइना वाले डिश का नाम आप इंडिया में यहाँ के रेस्टोरेंट में थोड़ी लिखेंगे, क्योंकि यहाँ के लोग उस डिश का नाम जानते ही नहीं है, उसे समझते ही नहीं है। वहाँ के जो टारगेट ऑडियंस है यहाँ के हिसाब से, मतलब भारत में जो स्थानीय क्षेत्र में जो ढाबा होगा यहाँ के लोगों के लिए भोजन परोस रही है, तो जाहिर सी बात है उनको समझने वाले स्थानीय भाषा में ही तो परोसेगी, यानी उनको समझने वाली लैंग्वेज की बात होनी चाहिए। यानी जो विकल्प ज़्यादा से ज़्यादा स्थानीय भाषा के लैंग्वेज की बात करता है, वही वाला विकल्प प्रमाणिक पाठ्य सामग्री के तौर पर देखा जाता है। हमसे प्रश्न क्या पूछा गया है कि सबसे कम पूरा करता है, यानी कि निगेटिव सेंस में पूछा गया। ठीक है, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि प्रकाशित पुस्तक की प्रतिक्रिया के रूप में लेखक को लिखा गया पत्र। अब लेखक कोई भी हो सकता है, लेकिन जब हम पत्र लिख रहे हैं, जब एज ए इंडिविजुअल कोई पत्र लिखेगा, तो जाहिर सी बात है मेरी जो भाषा है जिसको मैं जान रहा हूं उसी में तो लिख पाऊंगा। अब उस लैंग्वेज में मैं थोड़ी लिख पाऊंगा जिसको मैं जानता ही नहीं हूं। चाइनीज में नहीं जानता तो चाइनीज में थोड़ी लिख पाऊंगा, यानी ये मेरी स्थानीय भाषा की बात करता है, तो ये प्रमाणिक पाठ्य सामग्री के तौर पर देखा जाएगा। ये पॉजिटिव हो गया, लेकिन प्रश्न हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था, इसलिए चौथा विकल्प हमारा उत्तर नहीं हो सकता। तीसरा देखिए, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को बढ़ावा देने हेतु मीडिया का प्रयोग करना। बिल्कुल सही बात है। देखिए, आप लोग देखते होंगे कि कई चैनल पर भोजपुरी में ऐड दिखाए जाते हैं। कई स्थानीय क्षेत्र के लोगों को टारगेट करने के लिए वहाँ के लोगों की बोली जा रही भाषा में वहाँ पर कहीं ना कहीं ऐड दिखाए जा रहे होते हैं। यानी कि ये क्या है, वहाँ की स्थानीय भाषा को टारगेट करना है, यानी कि वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा बोली जा रही भाषा के बारे में ही उनको कम्युनिकेट करना होगा। यानी ये वहाँ के स्थानीय क्षेत्र के भाषा की बात कर रहा है, इसलिए प्रमाणिक पाठ्य सामग्री के तौर पर देखा जाएगा। पॉजिटिव हो गया, इसलिए हमारा उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा देखिए, स्थानीय रेस्तरां का भोजन मेनू, ये तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि प्रमाणिक पाठ्य सामग्री के तौर पर देखा जाता है। एक ही विकल्प बचा, स्वनियमों की नियमावली। स्वनियम को अंग्रेजी में फोनिम बोलते हैं, और इसकी जो नियमावली होती है उसको प्रमाणिक पाठ्य सामग्री के तौर पर नहीं देखा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो गया, और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव था। अब निगेटिव क्या हुआ, क्योंकि किसी स्थानीय विशेष से संबंधित लोग हो सकता है कि उस नियमावली को नहीं जानते हो सकता है कि उस नियमावली को नहीं जानते हो, किसी अन्य लैंग्वेज की बात हो रही हो, तो इसलिए इसे एक तरीके से हम लोग प्रमाणिक पाठ्य सामग्री के तौर पर नहीं देखेंगे, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक्स एक ऑनलाइन उपकरण है जो नए शब्दों, उनके अर्थ, उच्चारण और वाक्य में प्रयोग एक समुच्चय उपलब्ध कराता है। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल इस ऑनलाइन उपकरण के प्रयोग द्वारा निर्मित किया जा सकता है? ध्यान से समझिएगा। एक ऑनलाइन उपकरण यानी कि एक सॉफ्टवेयर आप समझ सकते हैं। एक्स एक सॉफ्टवेयर है जो क्या कह रहा है कि नए नए शब्दों को लेकर के उसका अर्थ, उसका उच्चारण और वाक्यों में प्रयोग का एक समुच्चय, यानी कि किस प्रकार से इसका नया शब्द जो भी आप उसको बताएंगे वो किस प्रकार से नया शब्द बताने का मतलब कि उस सॉफ्टवेयर में इनपुट देंगे। ठीक है, तो वो नए शब्दों को मिलाकर के उसका अर्थ बता देगा, उसका उच्चारण बता देगा, और किस तरीके से इसका वाक्यों में प्रयोग करना है ये बता देगा। ठीक है, तो हमसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल इस ऑनलाइन उपकरण के उपयोग द्वारा निर्मित किया जा सकता है? चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। 2 भिन्न पाठ्य पुस्तकों में संबंध बनाना। संबंध बनाने का मतलब कि उनके बीच क्या रिलेशन है, क्या समानता है दोनों पाठ्य पुस्तकों में, यह बताने की बात की जा रही है। तो ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि मशीन की तरह व्यवहार करेगा। उसको जो नया शब्द देंगे, आपका ग्रामर के अंतर्गत उस नए शब्द को प्रयोग करते हुए एक वाक्य बना सकता है, लेकिन इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है कि 2 पुस्तकों को स्कैन करके उसमें क्या चीज सिमिलर है वो आपको बता पाए। तो ये संबंध बनाना निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं हो पाएगा। दूसरा देखिए, दी गई पाठ्य सामग्री पढ़ना और तथ्यात्मक सवालों के जवाब देना। तथ्यात्मक का मतलब क्या हो गया, जो तथ्य पर आधारित हो। जैसे कि ये जो सॉफ्टवेयर है वो उसके अंदर ह्यूमन मेंटेलिटी थोड़ी है कि वो तथ्यों पर आधारित जवाब दे पाएगा। यानी कि जैसे कि मान लीजिए कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हुआ तो उसका जवाब कैसे ये सॉफ्टवेयर दे पाएगा, क्योंकि ये मशीन ही तो है, एक उपकरण है, एक मशीन ही तो है। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, कहानी में घटनाओं के बारे में अनुमान लगाना। तो ये अनुमान नहीं लगा सकता है। एक ही विकल्प बचा, दी गई पाठ्य सामग्री को प्रवाहपूर्ण पढ़ना। यानी कि अब ये जो सॉफ्टवेयर होगा वो एक लेख हमें बना करके दे देगा और
आउटपुट डिवाइस के माध्यम से यानी कि स्पीकर के माध्यम से ये हो सकता है कि उच्चारण भी कर दे, क्योंकि उच्चारण का भी यहां पर बात किया गया, तो हो सकता है कि वो प्रवाहपूर्ण तरीके से पढ़ करके उच्चारित कर दे पूरे लेख को, पूरे वाक्य को। यही बात सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट हो सकती है, यही एक केवल पॉसिबल ही हो सकता है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, जब 9 वर्ष मनाने पर एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहा जाता है तब एक शिक्षार्थी इस प्रकार से लिखता है। देखिए उसने कैसे लिखा है, मित्रों को आमंत्रित किया, केक लाया, सजावट, पेय, जलपान, माता पिता, गुब्बारे फुलाए, मैंने सजाया। यानी कि इसने पूरे वाक्य को कंप्लीट किया ही नहीं है। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा गया है। अब आप शिक्षार्थी को अनुच्छेद लिखने के किस चरण पर सर्वाधिक ध्यान देने के लिए कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, किस देखिए जो लेखन प्रक्रिया है वो कई चरणों से होकर के गुजरती है। पहला होता है कि विचारों की उत्तेजना, यानी कि इसी को कल्पनाशीलता यहाँ पर बोला गया है। कल्पनाशीलता यानी विचारों की उत्तेजना बोला गया है। ठीक है, संरचना बनाना, यानी कि एक तरीके से आउटलाइन की बात की जा रही है। आउटलाइन में क्या होता था, मोटा मोटी हम लोग एक बाउंड्री सेट करते थे कि कितने शब्दों में लिखना है, तो ये हो गया आउटलाइन की बात की जा रही है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ। पहला जो हो गया वो ब्रेन स्टॉर्मिंग हो गया, और दूसरा हो गया आउटलाइन की बात की जा रही है। ठीक है, और तीसरा मसौदा तैयार करना यानी कि ड्राफ्टिंग की बात की जा रही है, और चौथा हो गया संपादन, यानी कि पूरे कंप्लीट करने की बात की जा रही है एक प्लानिंग के तहत। तो ये संपादन क्या हो जाएगा, एडिटिंग या फिर प्लानिंग कह सकते हैं आप। एडिटिंग का मतलब कि जैसे जिस प्रकार से एडिटोरियल लेख होता है आपके उसमें पेपर में, उसी की बात की जा रही है संपादन के सेंस में। तो देखिए ब्रेन स्टॉर्मिंग तो आप समझ गए कि किस टॉपिक के बारे में लिखना है, उसके बारे में होता है। आउटलाइन तो आप समझ गए कि मोटा मोटी बाउंड्री सेट करते हैं। एडिटिंग भी आप समझ गए। ड्राफ्टिंग में क्या होता है, ड्राफ्टिंग में कि हमें क्या लिखना है, कितना लिखना है, क्या हेडिंग लिखना है, वो सब चीज़ हम ड्राफ्टिंग में तय कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर बच्चा देखिए ड्राफ्टिंग सही से नहीं किया है कि हमें क्या लिखना है और कैसे लिखना है, क्योंकि वो केवल कॉमा लगा करके लिख चुका है, लिख दिया है, केवल पूरे पैराग्राफ को या फिर पूरे वाक्यों में नहीं लिखा है। तो ये ड्राफ्टिंग का पार्ट है। हमें सबसे ज़्यादा किस पर फोकस करना चाहिए, बच्चे को हमें सलाह देना होगा कि मसौदा तैयार करना, इस पर हमें उसको सर्वाधिक ध्यान देने के लिए कहेंगे। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय भाषा को परिभाषित करता है। क्षेत्रीय भाषा किसे बोलते हैं, जिसे किसी पर्टिकुलर स्थान विशेष स्थानीय क्षेत्र में बोला जाता है, उसे हम लोग क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक मेन भाषा होता है, मेन लैंग्वेज होता है, उसमें कुछ विकार उत्पन्न हो गया और उस विकार को पर्टिकुलर किसी एक छोटे भूभाग में बोले जाने लगा, तो उसे हम लोग क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं। यानी कि उसका कोई लिखित प्रमाण नहीं होगा, क्योंकि वो तो मुख्य भाषा से निकली थी ना, तो मुख्य भाषा का तो लिखित प्रमाण होगा, लेकिन उसका मुख्य भाषा का अपना लिपि भी होगा। लेकिन जो क्षेत्रीय भाषा है वो उसी से तो विकार निकल करके वो निकली है। जब तक वो क्षेत्रीय भाषा मानक भाषा का रूप अलग से नहीं प्राप्त कर लेती, तब तक उसका कोई भी लिखित प्रमाण नहीं होता है, यानी उसकी अपनी लिपि नहीं होती है। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। यानी कि उस पर्टिकुलर क्षेत्र में, उस पर्टिकुलर स्थान विशेष पर वो बोली तो जाएगी, लेकिन कोई लिखित प्रमाण नहीं होता है। यानी इसका विशेषता यह है कि वह केवल कम्युनिकेशन में यूज होती है, ओरल कम्युनिकेशन में, केवल बोलने में। ठीक है, चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि क्षेत्र की लिखित भाषा तथा साहित्य। यह विकल्प निगेटिव है, क्योंकि लिखित भाषा की बात कर रहा था, और मैं आपको बता चुका हूं कि क्षेत्रीय भाषा का लिखित प्रमाण नहीं होता है, क्योंकि ये मुख्य भाषा से निकल करके उसमें विकार उत्पन्न होता है, और इसलिए ये केवल बोलने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लिखित भाषा की वजह से ये निगेटिव हो गया। तीसरा देखिए, क्षेत्र की भाषा लिपि के साथ, तो ये भी निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। देश और राज्य की भाषा, तो ये पूरे देश की भाषा नहीं होती है, पर्टिकुलर किसी स्थान विशेष क्षेत्रीय जगह पर केवल बोला जाता है, क्षेत्र विशेष से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए ये देश की भाषा नहीं हो सकती, हमारा उत्तर नहीं होगा। क्योंकि देश की भाषा मतलब जो पूरे देश में बोली जाती हो, लेकिन ये पूरे देश में नहीं बोली जाती है, किसी स्थानीय भूभाग में, छोटे से भूभाग में, क्षेत्रीय भाग में बोली जाती है। ठीक है, एक ही विकल्प बचा, क्षेत्र में भाषा की वाक विशेषता। वाक विशेषता का मतलब जिसे हम लोग ओरल कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, बातचीत के दौरान यूज करते हैं, उसकी बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के संबंध में सही है। संकेत भाषा यानी साइन लैंग्वेज की बात की जा रही है, यानी कि अपने हाथों की और उंगलियों का प्रयोग करते हुए विभिन्न प्रकार के सिंबल्स बनाए जाते हैं। इसमें आपने देखा होगा कि दूरदर्शन चैनल पर पहले मूक बधिर लोगों के लिए न्यूज कन्वे किया जाता था, समाचार बोला जाता था एक एंकर के माध्यम से, जो क्या करते थे कि एक तरीके से अपने हाथों के और उंगलियों का इशारा करते हुए कई संकेत बनाते थे और उसके माध्यम से न्यूज़ को कन्वे करते थे। यानी कि वो क्या करते थे, वो इशारों के माध्यम से, इशारे को ही तो संकेत बोला जाता है, इसके माध्यम से न्यूज़ को कन्वे करते थे, तो इसे ही संकेत भाषा बोला जाता है। हमसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इसके बारे में सत्य कौन सा है, वो हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं।
संसार भर में केवल एक ही संकेत भाषा का प्रयोग होता है, केवल एकमात्र एक ही, पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से, ही, यही, ये जितने भी वर्ड होते हैं पूरे विकल्प को संकुचित कर देते हैं। अगर प्रश्न हमसे पॉजिटिव सेंस में पूछा गया तो ये विकल्प को निगेटिव कर देता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। इसके बाद से देखिए तीसरे विकल्प में क्या बोला गया है, संकेत भाषा भाव भंगिमा का समूह है। भाव भंगिमा यानी कि हमारे चेहरे के एक्सप्रेशंस की बात की जा रही है। तो यहां पर चेहरे के एक्सप्रेशंस इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि जो हम हाथों से इशारे करते हैं वो इंपॉर्टेंट है, हमारे चेहरे की भाव भंगिमा का समूह नहीं है। विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए संकेत भाषा का व्याकरण नहीं है, तो ये भी निगेटिव है। कैसे? जैसे मैं आपको हिंदी लैंग्वेज में समझा रहा हूं, तो मैं जो कुछ भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो मेरे बताने का भाव है, जो मेरा मीनिंग है, जो मेरा अर्थ है बताने का, वही आप कैसे समझ पा रहे हैं? इसलिए समझ पा रहे हैं क्योंकि जो ग्रामर मैंने पढ़ा है, जिस ग्रामर के नियमों के अंतर्गत मैं शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, वर्णों का प्रयोग कर रहा हूं, वाक्यों का प्रयोग कर रहा हूं और पूरा संरचना के अंतर्गत आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो वही ग्रामर हिंदी का आपने भी पढ़ा है और इस वजह से आप मेरी भाषा को हूबहू वही समझ पा रहे हैं जो कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये कैसे होता है? ये ग्रामर की वजह से होता है। यानी कि संकेत लैंग्वेज जो एक तरीके से साइन लैंग्वेज है, वो जब एक बंदा जब विभिन्न प्रकार के इशारे कर रहा होगा हाथों से, तो जब अगला बंदा उस इशारों को देखेगा, जब एक ही व्याकरण कॉमन होगा तभी तो अगला बंदा समझ पाएगा। यानी इसमें व्याकरण होना जरूरी है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 में केवल बात की गई संकेत भाषा का व्याकरण है, यह विकल्प बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था भाषा सीखना है। भाषा के बारे में हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है और सीखने के बारे में यानी लर्निंग के बारे में, यानी कि भाषा अधिगम के बारे में पूछा जा रहा है। तो जब हम लोग व्याकरण के नियमों के अंतर्गत कॉन्शस हो करके व्याकरण के नियमों के अंतर्गत औपचारिक तरीके से भाषा को एक तरीके से पढ़ते हैं, तो उसे हम लोग भाषा का अधिगम बोलते हैं, यानी भाषा सीखना बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर कॉन्शस होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और व्याकरण के नियमों के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चौथा दिया गया जनजात तथा अस्वैच्छिक, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि जनजात जो हमारे अंदर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, वो हमें भाषा को अर्जित करने में मदद करती है। ये भाषा के अर्जन से संबंधित प्रश्न नहीं पूछा गया, भाषा सीखने के यानी भाषा के अधिगम के संबंध में प्रश्न पूछा गया। ठीक है, तीसरा देखिए स्वाभाविक तथा सुविचारित दोनों है। देखिए स्वाभाविक यानी कि नेचुरल इन्वायरमेंट की बात की जा रही है, तो भाषा सीखने के लिए जरूरी यह है कि औपचारिक तरीके से हम व्याकरण के नियमों को सीखें। ठीक है, तो यहां पर स्वाभाविक इंपॉर्टेंट नहीं था, बल्कि सुविचारित और चेतन यानी कि कॉन्शस होकर के और व्याकरण के नियमों के अंतर्गत सुविचारित, ये विकल्प बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। बाकी पहले विकल्प में देखिए अवचेतन की बात की गई, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों मैं जान रहा हूं कि तीसरे वाले विकल्प को लेकर के थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे कि यहां पर नेचुरल इन्वायरमेंट की बात की गई है और सुविचारित की बात की गई है, तो आपको लग रहा होगा कि ये पॉजिटिव हो सकता है क्योंकि नेचुरल इन्वायरमेंट में जिस प्रकार से बच्चा जितना ज़्यादा कम्युनिकेट करेगा उतना ज़्यादा बच्चा भाषा को सीखेगा। लेकिन आप प्रश्न में देखिए भाषा सीखने अधिगम के बारे में पूछा गया है। अधिगम का मतलब ही ये होता है कि आपको औपचारिक तरीके से पढ़ना पड़ेगा व्याकरण के नियम को। आप लोग देखते होंगे कि सीबीएसई बोर्ड के बालक इंग्लिश में बोलना सीख तो जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको नेचुरल इन्वायरमेंट कक्षा में दे दिया जाता है। लेकिन ग्रामर वाइज आप देखेंगे तो यूपी बोर्ड के जो बालक होते हैं उनका ग्रामर ज्यादा स्ट्रांग होता है सीबीएसई बोर्ड के बालक से। क्यों? क्योंकि यहां पर बच्चे को नेचुरल इन्वायरमेंट यूपी बोर्ड में नहीं दिया गया है, वो अंग्रेजी में कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, बावजूद इसके वो व्याकरण के नियमों को पढ़ा होता है और व्याकरण के नियमों के अंतर्गत सीखना ही भाषा अधिगम कहलाता है। इसलिए स्वाभाविक यहां पर गलत हो जाएगा। देखिए ये इसी को तो क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं कि एक ही शब्द एक प्रश्न के लिए पॉजिटिव हो जाता है और दूसरे प्रश्न के लिए नेगेटिव हो जाता है। यही सीटेट की परीक्षा की खूबी है कि प्रश्न के अनुसार ही आपको तय करना होगा कि कौन सा ज्यादा एप्रोप्रिएट है। इस प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 ज्यादा एप्रोप्रिएट है, क्योंकि यहां पर सुविचारित यानी और चेतन यानी और औपचारिक तरीके से व्याकरण के नियमों को पढ़ाने की बात की जाएगी, चेतन मन से यानी कॉन्शस होकर के, और सुविचारित यानी कि औपचारिक तरीके से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 ज्यादा एप्रोप्रिएट है ऑप्शन नंबर 3 से। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कक्षा में बहुभाषिकता एक रणनीति के रूप में प्रयुक्त करने से क्या तात्पर्य है। देखिए एनसीएफ 2005 बहुभाषिकता को एक संसाधन के तौर पर देखता है। बहुभाषिकता क्या होती है? एक होता है मातृ आधारित बहुभाषिकता, इसका मतलब ये हो गया मातृभाषा आधारित। इसका मतलब ये हो गया कि प्रत्येक बच्चा अपनी मातृभाषा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा को प्रारंभ करेगा और विद्यालय के संपर्क में आने की वजह से विद्यालय की औपचारिक भाषा सीखेगा और अन्य लैंग्वेज को सीखेगा। ठीक है, ये होता है मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता।
इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। बहुभाषी वक्ता बनने के लिए विद्यालय में अनेक भाषाएं सीखना। यहां पर अनेक भाषाएं सीखने की तो बात की जा रही है, लेकिन मातृभाषा की बात ही नहीं की जा रही है। विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, कक्ष में निर्देश की माध्यम की भाषा के सिवाय शिक्षार्थियों की अपनी भाषाओं को प्रयोग नहीं करने देना। शिक्षार्थियों की अपनी भाषा यानी कि बच्चे की मातृभाषा को प्रयोग ना करने का बात बोला जा रहा है, यानी उनके मदर टंग को यूज नहीं करने दिया जा रहा है। तो ये तो निगेटिव हो गया ना, क्योंकि मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता का मतलब ही ये होता है कि बच्चे अपनी मातृभाषा से ही विद्यालय शिक्षा प्रारंभ करेंगे, और ये विकल्प उनको रोक रहा है उनकी मातृभाषा यूज करने से, इसलिए निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, शिक्षार्थियों की समान भाषा को अंग्रेजी माध्यम की कक्षा में पाठ्य वस्तु के अनुवाद के लिए प्रयोग करना। तो यहां पर ट्रांसलेट करने की बात की जा रही है, जो कि बहुभाषिकता में नहीं होता है। एक ही विकल्प बचा, शिक्षार्थियों की भाषा कौन सी होगी? जो उनकी मदर टंग होगी, मातृभाषा होगी, यानी कि उनकी मातृभाषा की भाषाओं के शिक्षण, अधिगम तथा विषय वस्तु के लिए प्रयोग करना। यानी जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है उनकी मदर टंग में पढ़ाए जाने की बात कर रहा है। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हिंदी भाषा के संबंध में सत्य है? यहां पर आपको 3 ही विकल्प दिख रहा होगा। सीबीएसई बोर्ड ने इस प्रश्न में केवल 3 ही विकल्प दिए थे ऑनलाइन एग्जाम में, इस वजह से चारों विकल्प ना होने की कंडीशन में इस प्रश्न को गलत मानते हुए सीबीएसई बोर्ड ने इस प्रश्न के सापेक्ष 9 अंक लिखा था, यानी सभी अभ्यर्थियों को इसका कॉमन अंक दिया गया था। ठीक है, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि हिंदी के बारे में हमारे देश में, जो हमारे भारत की संविधान है, उसमें इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया है। क्या दिया गया? राजभाषा का दर्जा दिया गया। पहला देखिए, भारत की राष्ट्रभाषा, तो ये राष्ट्रभाषा नहीं है बल्कि राजभाषा है। द्वितीय भाषा, तो द्वितीय भाषा नहीं है। सह राज्य भाषा, तो सह राज्य भाषा नहीं बल्कि केवल राजभाषा है। सह राज्य भाषा की अगर हम लोग बात करें तो एक तरीके से ऑफिशियल सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश को दिया गया, आंग्ल भाषा को, और जो ऑफिशियल लैंग्वेज होता है उसे हम लोग राजभाषा बोलते हैं, उसे हम लोग हिंदी के तौर पर देखते हैं। तो हिंदी की भाषा के बारे में जो सही विकल्प है वो दिया ही नहीं गया है, इस वजह से सभी अभ्यर्थियों को इसमें कॉमन अंक मिला था। दोस्तों, सीटेट हिंदी पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपीटेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।